वेलकम टू टीचिंग वर्ल्ड एकेडमी। आज हम शुरू करने वाले हैं नया प्रश्न पत्र। कौन सा? 2018 का। ठीक है, आपको ध्यान से इसको सॉल्व करना है। 2018 का जो जूनियर लेवल का पेपर है वो मैं आज इस वीडियो में कराने वाली हूँ। उसके साथ साथ हर प्रश्न की व्याख्या भी आपको दूंगी कि कहाँ से ये प्रश्न बना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आगे से अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनता है तो आपका गलत ना हो। ठीक है, तो आपको तैयार रहना है प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो भाग 1 है। ठीक है, भाग 1 में आपसे बाल विकास एवं शिक्षण विधियों से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, 30 प्रश्न के ही आपको उत्तर देने होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपसे नोट पूछा है, नोट पर अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि कई बार हमसे नहीं है पूछा होता है और हम जल्दबाजी में है, मतलब उसका आंसर क्या होना चाहिए वो टिक कर देते हैं। ठीक है, नहीं है पे नहीं पे आप अंडरलाइन करिए। फिर से पढ़िए, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। नोट पूछा है, ऑप्शन ए है अभिभावक की पृष्ठभूमि, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत भेद, या फिर ऑप्शन डी है विषय की विशिष्ट प्रकृति। ये आपसे 2018 में पूछा था। ठीक है, ध्यान से उत्तर दीजिए, इसका पढ़िए ध्यान से और फिर उत्तर दीजिए। आंसर होगा, आपसे नोट पूछा है तो आप नोट पर टिक करेंगे, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए अभिभावक की पृष्ठभूमि। ठीक है, आप टीचर हैं, आप बच्चे को क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। विद्यार्थियों का मानसिक स्तर क्या है, ठीक है, व्यक्तिगत भेद, ठीक है, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, क्या भिन्नताएं होती हैं आपस में बच्चों में, उसको आधार बनाकर हम शिक्षण करते हैं। ठीक है, उसके बाद विषय की विशिष्ट प्रकृति क्या होगी ये हम ध्यान रखेंगे, लेकिन हम अभिभावक की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखेंगे ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, आपसे नोट पूछा था, आपने आंसर दिया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, नोट पूछा है, नहीं पूछा है, अंडरलाइन कीजिए, फिर से पढ़िए। ठीक है, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, यानी कि 3 विशेषता आपको दे रखी हैं और एक है जो नहीं है, आपको वही चेक करके बताना है। ऑप्शन ए है जिज्ञासा की कमी, ऑप्शन बी है अभिवृद्धि में स्थिरता, ऑप्शन सी है सामूहिकता की प्रबलता, या फिर ऑप्शन डी है समूह एवं खेलों में सहभागिता। ध्यान से पढ़िए, फिर बताइए आप क्या उत्तर देने वाले हैं। आपसे नोट पूछा है, बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था में नहीं होती। ठीक है, क्या क्या विशेषताएं हैं वो भी यहाँ से कवर कर लीजिए, ताकि आगे पूछे तो आपका रॉन्ग ना हो। ठीक है, ध्यान से देखिए, अभिवृद्धि में स्थिरता, हाँ बिल्कुल सही है, यह विशेषता है। सामूहिकता की प्रबलता भी होती है, और समूह एवं खेलों में सहभागिता करना भी बच्चा पसंद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपसे एक ये भी है कि 6 से 12 साल तक की बाल्यावस्था होती है। ठीक है, फिर 6 से 12 साल तक की बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है। 2 भागों में बांटा है, कौन कौन सा? एक है 6 से 9 और फिर है आपकी 9 से 12। क्या है? 9 से 12। ठीक है, 2 भागों में बांट दिया। सबसे पहले भाग की बात करें 6 से 9 साल तक की। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा। 6 से 9 साल तक की जो एज है उसे हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था, और जो बाद की एज है उसको हम कहते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ठीक है, इस तरीके से आपका इससे आगे का प्रश्न भी तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पूछा है, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। नोट पूछा है, ठीक है, नहीं पर अंडरलाइन करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ आपसे जो प्रश्न पूछा है उससे
ये प्रश्न बनता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन पढ़ा देती हूँ। ऑप्शन ए है अभिप्रेरण, ऑप्शन 2 है आयोजन, ऑप्शन 3 है उद्भवन, ऑप्शन 4 है प्रबोधन। ये जो चरण है, ये जो आपसे पूछा है प्रश्न, वो सृजनात्मक प्रक्रिया के चरणों से पूछा है। ठीक है, चरण से पूछा है। चरण 4 होते हैं, उसमें से ही पूछा है। 3 तो आपको दे रखे हैं और 1 होगा जो नहीं है, वो आपको ध्यान रखना है। बताइए, आंसर है अभिप्रेरण। ठीक है, अभिप्रेरण नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से चरण होते हैं। सबसे पहले होता है, यहाँ देखिए, सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं होती हैं 4। ठीक है, जब कोई भी व्यक्ति किसी समस्या का समाधान करता है तो उसको मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले है तैयारी, यानी कि जब हमारे पास जैसे कोई समस्या होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आवश्यक तथ्य उसके विपक्ष और पक्ष में इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक उदाहरण के माध्यम से भी समझाया है, आप ध्यान से इसको समझेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। सबसे पहले होता है तैयारी करना। ठीक है, सबसे पहले होता है तैयारी करना। जैसे एक चित्रकार अगर अपनी पेंटिंग बनाना चाहता है तो पेंटिंग बनाने से पहले वो कहाँ पर पेंटिंग बनाएगा, वो स्थान, कलर और अच्छी प्रकार की जहाँ रोशनी होगी वो रोशनी अच्छे से उसकी तैयारी करेगा, जहाँ बैठकर उसको अपनी पेंटिंग को बनाना है। ठीक है, सबसे पहले वो क्या करेगा, तैयारी करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है उद्भवन। ठीक है, उद्भवन में यह चिंतन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति की निष्क्रियता बढ़ जाती है। यह निष्क्रिय अवस्था लंबी और छोटी दोनों प्रकार की हो सकती है। इसमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। उद्भवन में जैसे उसने पेंटिंग बनाने की तैयारी तो कर ली, लेकिन उसे बनाना क्या है वो वह सोच रहा है, लेकिन सोचते सोचते उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे कौन सी पेंटिंग बनानी है। ठीक है, सोचते सोचते उसकी जो समाधान करना था वो नहीं कर पा रहा और वो चिंतन करते करते उसका जो टॉपिक है वो अचेतन मन में चला जाता है और इससे क्या होता है कि उसकी निष्क्रियता बढ़ जाती है, लेकिन उसका जो समाधान है वो अचेतन मन में चल रहा है लेकिन बाहर से वो निष्क्रिय हो गया है। ठीक है, ये क्या होता है, उद्भवन करना। ठीक है, थर्ड होता है प्रबोधन। क्या होता है, प्रबोधन। आपने पहला कौन सा पढ़ा, तैयारी, फिर उद्भवन, फिर प्रबोधन। प्रबोधन में क्या होता है कि व्यक्ति को लगता है इसका समाधान नहीं मिल रहा है, इसका समाधान अभी नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या होता है, प्रोसेस अचेतन मन में चलता रहता है। अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है, अचानक से दिमाग की बत्ती जलती है और सॉल्यूशन हमें पता चल जाता है, यानी कि उस व्यक्ति को पता चल गया कि अब मुझे पेंटिंग कौन सी बनानी है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। अचानक व्यक्ति को समस्या का समाधान दिखाई देता है। उद्भवन की अवस्था में व्यक्ति अचेतन रूप से समस्या के भिन्न भिन्न पहलुओं को पुनर्संगठित करता है और उसे अचानक से ही उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है और उसको समाधान मिल जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रबोधन। ठीक है, उद्भवन में व्यक्ति सोच नहीं रहा, व्यक्ति की जो चिंतन है वो निष्क्रिय हो गया। ठीक है, लेकिन अचेतन मन में प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, और अचानक से प्रबोधन की जो वो होता है अवस्था, उसमें क्या होता है, अचानक से दिमाग की बत्ती चलती है, अचानक से उस समस्या का समाधान हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है, लास्ट है प्रमाणीकरण। ठीक है, प्रमाणीकरण। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपने समस्या का समाधान तो ढूंढ लिया, ठीक है, लेकिन आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपने जो समाधान ढूंढा है वो सही है भी या नहीं। तो ये हम चेक करते हैं प्रमाणीकरण में। ठीक है, तो सृजनात्मकता के लिए प्रेरणा अति आवश्यक होती है क्योंकि यह सामग्री की व्यवस्था करती है। कल्पना के द्वारा जो कार्य शुरू किया जाता है उसे बुद्धि एवं निर्णय के द्वारा पूर्ण किया जाता है। इस अवस्था में समस्या के समाधान की जांच होती है कि वो सही है अथवा नहीं है। बस इतनी सी बात है कि आपको इसके 4 चरण याद रखने हैं। इसके अंदर का आपको थोड़ा थोड़ा मैटर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये है क्या, आखिर इसमें क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। सबसे पहले चरण था तैयारी करना। ठीक है, तैयारी आ गया, फिर आ गया, 1 मिनट, देखिए सबसे पहले तैयारी करना आ गया। ठीक है, तैयारी कर ली। उसके बाद उद्भवन। ठीक है, तैयारी करना, उद्भवन,
उसके बाद प्रबोधन, उसके बाद प्रमाणीकरण। प्रबोधन और प्रमाणीकरण ये 4 होते हैं, ठीक है। चारों के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इसमें कहीं भी आपने देखा कि अभिप्रेरण है, कहीं भी देखा आपने? नहीं है ना। तो इसीलिए हमारा जो आंसर होगा वो अभिप्रेरण होगा, ठीक है। मैं आपको प्रश्न दिखा देती हूँ। देखिए, नोट पूछा था, आपको अपना आंसर विस्तार पूर्वक पता चल गया है, आपसे गलत नहीं होगा, ठीक है। आपने देख लिया ये प्रश्न कहाँ से बना है और आपने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी जान लिया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, नेक्स्ट है 4th है, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? प्रथम चरण है, ठीक है। फर्स्ट पूछा है, ठीक है। ऑप्शन ए है सामाजिक विकास, ऑप्शन बी है नैतिक विकास, ऑप्शन सी है शारीरिक विकास या फिर ऑप्शन डी है मानसिक विकास। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण, ठीक है। आपको चरण याद होंगे, उसमें से आपसे पहला चरण पूछा है, तो आपका जो आंसर होगा बिल्कुल सही है, वो है शारीरिक विकास, ठीक है। सबसे पहला जो चरण हम बात करते हैं वो होता है शारीरिक विकास, ठीक है। देखिए, विकासात्मक प्रक्रिया के स्तर एवं आयाम, या फिर आपसे स्तर पूछें या फिर आपसे आयाम पूछें, आप 4 बताएंगे। कौन कौन से? शारीरिक विकास पहला ही आपसे पूछा था, आपने शारीरिक विकास बताया, बिल्कुल सही बताया है। दूसरा है मानसिक विकास, तीसरा है सामाजिक विकास और चौथा है भाषा विकास। चारों के नाम याद हो गए, ठीक है। सबसे पहला शारीरिक विकास, सेकंड है मानसिक विकास यानी कि मेंटल डेवलपमेंट, थर्ड है आपका सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट और फोर्थ है आपका भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के डायमेंशन पूछे, चाहे आपसे स्टेज पूछे, आपको 4 बताने हैं, इसलिए आपका जो आंसर है वो शारीरिक विकास बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सीखना एक तरह के व्यवहार का डैश है, ठीक है। ऑप्शन ए है विस्तार है, ऑप्शन बी है संशोधन है, ऑप्शन 3 है बचाव है या फिर ऑप्शन 4 है प्रसार है। सीखना यानी कि अधिगम क्या है, एक तरह के व्यवहार का क्या है, व्यवहार में क्या होता है सीखने के बाद? आपने बिल्कुल सही बताया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर, प्रसार है, ठीक है। सीखना एक तरह के व्यवहार का प्रसार होता है। जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में प्रसार होता है, ठीक है। वही पूछा था यहाँ, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। यहाँ देखिए ऑप्शन प्रश्न है 6, ठीक है। आपसे सिद्धांत से पूछा है, आपको सिद्धांतों के नाम बिल्कुल रट लेने हैं, बिल्कुल याद होने चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें प्रश्न 6 की, तो प्रश्न 6 है कि स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रसूत अनुबंधन के लिए, ऑप्शन बी है चालक अधिगम के लिए, ऑप्शन सी है शाब्दिक अधिगम के लिए या फिर ऑप्शन डी होगा आकस्मिक अधिगम के लिए, ठीक है। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है, अगर आपको सिद्धांत का नाम याद है तो आप इसका आंसर गलत नहीं देंगे। आंसर होगा चालक अधिगम के लिए, नहीं ये नहीं होगा। आंसर होगा ऑप्शन ए प्रसूत अनुबंधन के लिए। क्यों हुआ ये आंसर? क्योंकि स्किनर ने एक सिद्धांत दिया था। सिद्धांत का नाम क्या था? सिद्धांत का नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। स्किनर ने कई सारे प्रयोग किए, कबूतर पर किए, चूहे पर किए, कई सारे प्रयोग किए, लेकिन उनका जो प्रयोग जो फेमस हुआ था वो चूहे पर हुआ था, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, चूहे पर हुआ था, ठीक है। इसलिए चूहे को एक बॉक्स में बंद किया था, ठीक है। उसके बाद उस पर प्रयोग किया था। उस बॉक्स को क्या कहते हैं? उस बॉक्स को कहते हैं स्किनर बॉक्स। ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं, स्किनर बॉक्स, ठीक है। यहाँ से आपके सिद्धांत का नाम भी पता चल गया, स्किनर बॉक्स किसे कहते हैं वो भी पता चल गया। इसीलिए इसका जो आंसर सही हुआ है वो है प्रसूत अनुबंधन के लिए, क्योंकि सिद्धांत का नाम ही है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये है BF स्किनर, ठीक है।
इन्होंने ही सिद्धांत दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या फिर आप इंग्लिश में भी याद रखिए स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, प्रयोग किया था चूहे पर, फेमस हुआ था चूहे पर। कई सारे प्रयोग किए थे, कबूतर पर किया था, कई पर किया था, लेकिन जो फेमस हुआ था वो चूहे पर हुआ था। और चूहे को जिस पिंजरे में बंद किया था उस पिंजरे को जो नाम दिया था वो था स्किनर बॉक्स। ठीक है, इतना आपको याद हो गया। नेक्स्ट है बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी में परीक्षण होते हैं। ठीक है, आपको बताना है जो बुद्धि मापन की जो भाटिया बैटरी है, ठीक है, उसमें कितने उप परीक्षण हैं। ठीक है, उप परीक्षण पूछे हैं, 8 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे या 7 होंगे। भाटिया बैटरी का जो परीक्षण है उसमें कितने उप परीक्षण होते हैं वो आपसे पूछा है, आप बताइए। आंसर होगा 5, बिल्कुल सही है, 5 उप परीक्षण हैं। ठीक है, भाटिया बैटरी में देखिए जो भाटिया बैटरी परीक्षण है बुद्धि का एक प्रदर्शन परीक्षण है, निष्पादन परीक्षण है, इसमें बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं। ठीक है, इसमें JCM भाटिया, ध्यान से पढ़िए इसको, JCM भाटिया द्वारा 1955 सन याद रखनी है, 1955 में विकसित किया था इस परीक्षण को। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पैटर्न बनाने वाले कार्ड होते हैं। ठीक है, बच्चों को बिना पेंसिल उठाए इन पैटर्न को खींचना आवश्यक है। ठीक है, इसमें से क्या आपको याद रखना है वो बता देती हूँ। देखिए सबसे पहले सन याद रखनी है 1955 में। ठीक है, इसमें बस इतना ही याद रखिए, ये एक बुद्धि का प्रदर्शन परीक्षण है। ठीक है, निष्पादन परीक्षण है, ये याद रखिए। ठीक है, उसके बाद आपको 5 उप परीक्षण के नाम याद होने चाहिए। पहला है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, फर्स्ट है। ठीक है, पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। दूसरा है कोहस का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। तीसरा है चित्र निर्माण परीक्षण। और फोर्थ है अलेक्जेंडर का पास परीक्षण। और फोर्थ है आपका फिफ्थ। ठीक है, ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। पांचों के नाम याद होने चाहिए। पांचवा है अंकों के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण। सबसे पहला पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, दूसरा कोहस का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, तीसरा चित्र निर्माण परीक्षण, फोर्थ अलेक्जेंडर पास परीक्षण और फिफ्थ अंकों के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण। ठीक है, सन 1955 में। ठीक है, सन आपको याद रखनी है, उप परीक्षण के नाम बता दिए। प्रश्न पर आते हैं, यहाँ देखिए 5 ही होते हैं, हमने 5 ही टिक किया था, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। ये तो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, शिक्षण विधियों से ये प्रश्न बना है, शिक्षण विधियाँ आपको याद कर लेनी है। ठीक है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया, मॉन्टेसरी, कुक, फ्रॉवेल या फिर डाल्टन, बताइए। जो मॉन्टेसरी विधि है उसका, नहीं, मॉन्टेसरी ने और कुक, फ्रोवेल और डाल्टन, आपको 4 नाम दे रखे हैं। आपको बताना है कि किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया है। आंसर है फ्रोवेल। किंडरगार्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं वो हैं फ्रोवेल। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ बाकी की शिक्षण विधि जो पूछी जाती हैं एग्जाम में और जो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ देखिए सबसे पहले है, देखिए आपसे क्या पूछा था, किंडरगार्टन विधि, यही तो पूछी थी। ठीक है, आपने आंसर किया था फ्रोवेल, बिल्कुल सही किया था, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपसे कोल्डवेल, कुक, ये भी ऑप्शन में दे रखा था। इन्होंने कौन सी विधि दी है, खेल विधि, ये भी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुक ने कौन सी विधि दी है, खेल विधि। उसके बाद आपका ऑप्शन में डाल्टन, डाल्टन विधि के जो प्रतिपादक हैं हेलेन पार्खस्ट। उसके बाद हर्बर्ट की हर्बर्ट विधि और मॉन्टेसरी विधि जो दी है वो मारिया मॉन्टेसरी विधि है। ठीक है, देखिए यहाँ आपसे पूछा था किंडरगार्टन विधि, फ्रोवेल बताया था, इन सब के नाम याद होने चाहिए। खेल विधि के कुक, डाल्टन विधि के हेलेन पार्खस्ट, हर्बर्ट विधि के हर्बर्ट और मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, आंसर है फ्रोवेल, बिल्कुल सही है। कुक ने कौन सी शिक्षण विधि दी है, खेल विधि। डाल्टन ने, डाल्टन की बताइए। जो डाल्टन विधि दी है
वो किसने दी है? हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, हेलेन पार्कहर्स्ट। उसके बाद जो मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक कौन है? मारिया मॉन्टेसरी। ठीक है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन पूछा था, आपने बता दिया फ्रोबेल। बाकी के 3 ऑप्शन भी आपको याद हो गए, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? रोजर्स हैं, विलियमसन है, थॉर्न है, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, विलियमसन होगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, आपको सीधे इनके जन्मदाता का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है कि छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन के लिए सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? ठीक है, अगर कोई क्लास में अवांछित व्यवहार कर रहा है और आपको संशोधन करना है ताकि वह बच्चा आगे से इस तरीके का व्यवहार दोबारा ना करे, तो आप सबसे प्रभावी विधि कौन सी अपनाएंगे, बताइए। सबसे पहला ऑप्शन है उसे नज़रअंदाज करना, ऑप्शन 2 है उसे माता पिता को सूचित करना, ऑप्शन 3 है छात्र को दंडित करेंगे, या फिर ऑप्शन 4 है अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाकर उसके उपचारों का सुझाव देंगे। बताइए। अगर हम ऑप्शन 1 को देखते हैं, उसे नज़रअंदाज करना, ये गलत है। इससे तो उसके व्यवहार कभी सही होगा ही नहीं, ये नहीं होगा। उसे माता पिता को सूचित करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप माता पिता को सूचित करेंगे कि ये बच्चा इस तरीके का व्यवहार कर रहा है क्लास में, तो आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसलिए यह नहीं होगा। छात्र को दंडित करेंगे, दंडित करना नहीं है। आप पहले ये पता लगाएंगे कि वह बच्चा इस तरीके का व्यवहार कर क्यों रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है। कारण को जानेंगे, कारण को जानने के बाद उसके उपचार का सुझाव देंगे। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।